तो आइसोमेरिज्म का एक और लेक्चर हम लोग आप बच्चों आपके सामने आ चुके हैं। और अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था। स्ट्रक्चर में चेन पढ़ा था, पोजीशन पढ़ा था, मेटामेरिज्म पढ़ा था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ा था। फिर मैंने एक लेक्चर में आपको पढ़ाया स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया। स्टीरियो में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल पहले बताया। ज्योमेट्रिकल खूब सारे केसेस देखे, आपने ज्योमेट्रिकल निकालना भी सीखा आपको। अब स्टीरियो का एक पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर कैसे होता है, क्या रिसर्च की गई, कैसे नहीं की गई। बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो लुइस पास्चर को जाता है। लुइस पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट थे, फ्रांस के रहने वाले। और वो लुइस पास्चर फ्रांस के रहने वाले थे। उनकी जो क्या बोलते हैं, बॉर्न हुए 1822 में और डेथ हो गई 1895 को। वो फ्रांस के रहने, यूरोप के फ्रांस के रहने वाले थे। बेसिकली उन्होंने बड़े बचपन में उनके पेरेंट्स ने ये सपना देखा कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के और कुछ करे, कुछ बड़ा करे, कुछ अच्छा करे, कुछ बढ़िया करे, जैसे नाम हो हमारे बच्चे का कि भाई यहाँ पर बच्चा हमारा इस पोस्ट पर है। तो जब बच्चे का करने का नंबर है, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में एडमिशन कराया गया, वहां पर पेरिस में एक स्कूल में उसका एडमिशन कराया गया, तो वहां पर बच्चे उसको मंदबुद्धि बोलते थे वो स्कूल के अंदर। उस बात को बड़ी उसको चुभती थी काम से कि यार मेरे को ना मंदबुद्धि लोग बोलते हैं। अब उस इस इतना चुभती थी कि वो स्कूल को छोड़ दिया और उससे कुछ और बड़ा करने का प्रयास किया। तो थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी इसमें, एक लाइन की। वो पहले फ्रांस में एडमिशन लिया, फिर जब मंदबुद्धि बोलने लगे तो उसने छोड़ के फिर पेरिस चला गया जाकर के। उसे केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, उसे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत था। तो बचपन में ये देखता था कि उसके गांव में पागल कुत्ते और पागल भेड़िए के काटने से, उस समय कोई एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं था, रेबीज इंजेक्शन नहीं था, मौत बहुत थी। एक बार तो उसने देखा कि पागल भेड़िए के काटने से 5 लोगों की एक साथ मौत हो गई। 5 लोगों को भेड़िए ने काट लिया, 5 लोगों की एक साथ मौत हो गई। वो इतनी दर्दनाक घटना देखा। अब क्या हुआ उसके आगे कि इन लुइस पास्चर के फादर के पास, वो एक, उनके फादर एक केमिस्ट के शॉप थी, और उन्हीं केमिस्ट शॉप के बराबर में एक ब्लैक स्मिथ की दुकान थी, लोहार की दुकान होती। क्योंकि गांव में जब ये पागल कुत्ता काटता था ना, तो वो गांव के लोग उस कुत्ते काटे हुए व्यक्ति को उनके पास लेके आते थे। और लोहार जहां पर वो डार्क बाइट निकल रखा है, उस जगह पर लोहे का खूब गर्म करता, उस जगह पर टच करता, उससे क्या करता, वहां की स्किन को, वहां के ब्लड को जला देता। तो जो रेबीज गया हुआ ना, वो वहां जल जाता, जिससे उससे बचने की संभावना बढ़ जाती। ये घटना बड़ी पेनफुल होती थी, बहुत पेनफुल होती थी। वो देखता था कि यार ऐसी ऐसी घटना होती जो एक व्यक्ति को डार्क में बाइट कर रखा, उसके बाद फिर एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार ने इसको जलते हुए लोहे में टच कराया, वहां की स्किन जल गई, वो दुनिया भर के बचाने के लिए काम की। बचपन में इसने सोच लिया कि हम आगे बढ़ करके, आगे चल करके हम एंटी रेबीज इंजेक्शन बनाए। और बड़ी रिसर्च की उसने। पहले उसका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, फिर फिजिक्स में भी गया। काफी मतलब इंटरेस्ट था रिसर्च करने में। और इंटरेस्ट करते 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 अपनी खुद की, पहले कुछ लैब में काम किया, और लैब में काम कर, बड़ी लंबी कहानी है, वो हम नहीं जिसमें जाना चाहते हैं। फिर उसने एक एंटी रेबीज इंजेक्शन बनाया। आपको पता है कि जब कोई भी साइंटिस्ट इंजेक्शन की डिस्कवरी करता है ना, तो पहले अपने नाम से पेटेंट कराता है, उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च करता है। आप कहीं भी देख लीजिए, पहले अपने नाम से पेटेंट कराएगा। बड़ी ताजुब की बात थी कि उन्होंने देखा कि दुनिया में इतने लोग परेशान हैं इन जंगली जानवरों से, पागल कुत्तों से, पागल भेड़ियों से काटने से, तो इसकी कुछ ना कुछ उपाय किया जाए। उन्होंने अपना नाम पेटेंट नहीं कराया, उन्होंने पूरी दुनिया को फार्मूले बता दिया कि इस फार्मूले से हमने ये बनाया। जिस समय ये डिस्कवरी चल रही थी, उसी वक्त फ्रांस की एक लेडी ने अपने 9 वर्ष के बच्चे को, जिसका नाम जोजेफ था, 2 दिन पहले उसको पागल कुत्ते ने काट रखा था।
उसको उनके पास लेके आई कि आप बहुत सोचते हैं हमारे इस गांव में, इस शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, आप बहुत समझदार हैं, कुछ करिए बच जाए। उससे पहले किसी भी व्यक्ति को एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगा था। उसका एक्सपेरिमेंट कुत्तों पर किया गया था। 10 दिन लगातार, क्या बोलते हैं, 14 इंजेक्शन लगातार कुत्तों पर लगाए गए। और उनका जो रेबीज था, वो सलाइवा में जो रेबीज होता है, काटने के सलाइवा छोड़ते हैं, वो प्रोटेक्टेड हो गया था उस इंजेक्शन की वजह से। जब वो महिला उनके पास लेके आई तो उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ बताइए उनके दिमाग में। उन्होंने कहा कि एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इसको इंजेक्शन नहीं देता हूँ तो वैसे भी इसकी हाइड्रोफोबिया के बाद, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा इसको, हाइड्रोफोबिया के बाद तो वैसे भी इसकी मौत हो जाएगी। अगर मैं इंजेक्शन नहीं लगाता हूँ तो वैसे भी इसकी हाइड्रो, पागल कुत्ते ने काट रखा, हाइड्रोफोबिया की वजह से इसकी मौत हो जाएगी। और अगर मैं इंजेक्शन लगा के एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो क्या पता बच जाए, मरना तो उसको वैसे भी है। जोजिस नाम के व्यक्ति पर पहला उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंटी रेबीज इंजेक्शन का, और वो इंजेक्शन सफल हो गया। और वो जोजेस नाम का व्यक्ति, बच्चा बच गया। डाक बाइट के बाद, पागल डाक बाइट ने कर रखा था, उससे बच गया वो। उसके बाद फिर ये पूरी दुनिया को उन्होंने बताया, खूब सारे डिस्कवरी उस समय पूरी पूरी वर्ल्ड में लोगों ने बनाना स्टार्ट कर दिया एंटी रेबीज इंजेक्शन। उस टाइम के बाद फ्रांस का एक वाइन बचा, आपको तो पता है कि मदिरा का देश है वो फ्रांस, आपको ना, बिल्कुल मदिरा का देश है वो। तो वहाँ पर लोग, जो यूरोप है वहाँ पर थोड़ा कोल्ड रहता है, कोल्ड में क्या बोलते हैं, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से लोग शराब वराब का थोड़ा सेवन करते हैं। और यहाँ तो 42 डिग्री टेम्परेचर, हिंदुस्तान में तो पता लगा कि शराब पी के नाली नाली या रोड किनारे पड़ा हुआ है। यहाँ तो दिक्कत है, वहाँ पर तो क्लाइमेटिक चेंज का फीमेल और मेल दोनों ले लेते हैं शराब, सेवन करते हैं। यहाँ तो कितनी गर्मी उबाल मार रही हो, तब बिल्कुल बैठना मुश्किल है, लेकिन शराब चाहिए। आपने देखा कोरोना टाइम में 2 दिन के लिए छूट मिली तो कैसा लोगों ने शराब के ठेके पर लाइन लगा लिया जा करके, तो लाइन से खड़े हैं, मतलब पानी पीने खाने के लिए राशन की दुकान पर लाइन नहीं लगी, जितना शराब के ठेकों पर तो पूरी पेटी लेके आ रहे हैं लोग, भर के चले आ रहे हैं। फ्रांस का एक मर्चेंट गया, वो कहता शराब में जल्दी खराब हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, आज अपनी शराब को खूब हीटिंग करना और अचानक से कूलिंग कर देना, अचानक से कूलिंग करके उसको ठंडे में रख देना। और आप जाकर देखिए कि ये फेनोमेना, इसको बोलते हैं पेस्चराइजेशन। ये फेनोमेना दोनों पे काम करता है, शराब पर भी काम करता है, दूध पर, मिल्क पे भी काम करता है। आपके घरों के घर पे जाके जाके देखिएगा, पैकेट पर पेस्चराइजेशन लिखा होगा, पेस्चराइज मिल्क लिखा होगा। वो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि उसको बहुत हीटिंग किया जाता है, हीटिंग करने के बाद वो सडन कूलिंग कर लिया जाता है, कूलिंग करके क्या बोलते हैं, उसको रखते हैं, ठंडे में रख देते हैं दूध को। तो आपने देखा दूध के पैकेट ठंडे में फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है जाकर, वो पेस्चराइजेशन प्रोसेस होती है उसका। आज पूरी दुनिया में शराब और दूध का दोनों का सेवन किया जा रहा है, और किसकी वजह से, लुइस पास्चर की वजह से। जब ये काम उन्होंने किया तो उन्हीं के नाम से एक लैब ऑफ फ्रांस में खोल दी गई। फिर काफी काफी हुआ वो उनका। उस समय तो नोबेल प्राइज तो वो नहीं चलता नहीं था काम से, नोबेल प्राइज तो 1867 में स्टार्ट हुआ था। और पहला जो नोबेल प्राइज है वो 1900 1900 में वान ठाप को मिला, पहला नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में। लेकिन 1862 में फ्रांस के अल्वुड पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। इनके कारनामे की वजह से इन्होंने बहुत सारा, ऐसा नहीं कि रेबीज पर, हैजा नाम की बीमारी, मुर्गियों में हैजा डिजीज फैला था, उनके चूजे मर जा रहे थे, इनके जो बच्चे थे वो अंडे से निकलने के बाद मर जा रहे थे, बहुत बीमारी बहुत भयानक फैल गई थी। उस पर भी उन्होंने दवाई बनाई, उसको भी बचाया, हैजा से भी बचाया। तो काफी उन्होंने डिस्कवर की, बहुत सारे काम किए उन्होंने। अब फिर उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वहीं पास में एक लैब थी, लैब में जाकर के उन्होंने उस पर रिसर्च करना चालू किया। उस समय पे पोटेशियम टार्ट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्रिस्टल पर स्टडी की और जानने का प्रयास किया। और जानने का प्रयास किया उन्होंने, फिर लाइट और कुछ पास करने का प्रयास किया, लाइट पास किया, देखा कि क्या हुआ, लाइट कुछ डाइवर्ट हो रही है, कुछ राइट में जा रही है, कुछ लेफ्ट में जा रही है। तो उन्होंने फिर, अगर सिंपल रख के देखा तो कुछ लाइन से सीधी निकल गई, कुछ में देखा कि भाई डाइवर्ट हो गई। तो उन्होंने देखा कि कंपाउंड के सोलिबिलिटी में की वजह से कंपाउंड में चेंजेस नहीं आ रहा, कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसा डिफेक्ट है, मॉलिकुलर डिफेक्ट, कुछ ऐसी बात है
मोलिकुलर कुछ बात है जिसकी वजह से ये लाइट को चेंज नहीं हो रही। तो वही हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये थोड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग था आइसोमेरिज्म का ऑप्टिकल, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको थोड़ा स्टडी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब मैं आपको आता हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या होता है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। अगर आपने देखा हो कि बुक्स में लिखा रहता है कि ये एक ऑर्डिनरी लाइट होती है बेटा, ये एक ऑर्डिनरी लाइट होती है, ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, इसको बोलते व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट है, इसको पास किया जाए गया एक निकोल प्रिज्म नाम का। निकोल प्रिज्म एक स्लिट होती है, पतली सी झिर्री होती है, पतली सी एक झिर्री होती है। आपने कभी प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा तो आपको मिला होगा निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं? निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म से पास किया गया। तो ये लाइट ऐसे थी बिल्कुल, ये डायरेक्शन ऐसा था लाइट का, बिल्कुल सीधी निकल गई। इसी लाइट को पास कराया गया ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराया गया। तो तुमने देखा कि कुछ लाइट, इस लाइट को जो बिल्कुल नॉर्मल लाइट थी, जो ऑर्डिनरी लाइट थी, पीपीएल लाइट को बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल। हेडिंग में डाल लीजिए चाहते हैं यहाँ पर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बेसिकली ये जो ऑप्टिकल है, डी और एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो और लिवो बोलते हैं, वो मेडिसिनल में बहुत यूज है। कई सारे ऐसे कंपाउंड है जिसका डी फॉर्म तो किसी के डिजीज के क्यूरेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे क्यूरेशन करते हैं, उसको ठीक करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और एल फॉर्म से बीमारी हो जाती है। कई कई डी फॉर्म क्या बोलते हैं, हार्ट स्टिमुलेंट हैं, और एल फॉर्म इनएक्टिव है। आपने देखा कभी डॉक्टर ड्रिप लगाया था तो डी और एल इस पर लिखा होता है कि डी फॉर्म ही चढ़ाया जाएगा या एल फॉर्म ही लगाया जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितनी भी मेडिसिनल है उसमें डी और एल फॉर्म, आप जितने भी एल्कलाइड्स आते हैं, टर्पेनाइड्स आते हैं, सबके अंदर आप देखिएगा हमसे क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। वो एक फॉर्म एक्टिव होगा, एक फॉर्म क्या इनएक्टिव होगा। आप इनऑर्गेनिक में देखेंगे सिस्प्लेटिन और क्या बोलते हैं ट्रांसप्लेटिन। सिस्प्लेटिन का यूज कहाँ करते हो? एंटी ट्रेस में, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो क्या हुआ कि जब ये प्लेन पोलराइज लाइट को, तो क्या बोलते थे, प्लेन पोलराइज, इस व्हाइट लाइट को निकोल पे से पास किया गया, तो ये जो इसका रोटेशन बना था, इसको प्लेन पोलराइज लाइट इसको पास कराया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो देखा गया कि कुछ टाइम के बाद ये लाइट ऐसे दिखाई पड़ी, ऐसे रोटेट हुई, या ऐसे दिखी। पहले क्या थी? बिल्कुल सीधी थी बिल्कुल, और इसका क्लाउड ऐसे इस तरह का आया, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। ऑर्गेनिक कंपाउंड ने इस पीपीएल लाइन को पास रोटेट कर दिया। आप पढ़ते हो कि व्हेन एनी सब्सटेंसेस, अभी बताऊंगा आपको अनसेमेटिकल के बारे में। अनसेमेटिकल सब्सटेंसेस रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, वो बताऊंगा आगे चल के। तो बेसिकली क्या किया फिर इन्होंने, क्या किया फिर कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस चेक किया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस था, एक पीपीएल लाइन पास की गई। पीपीएल लाइन जब आपने पास किया, देखा कि मॉलिक्यूल गैस से टकराया, फिर गैप आया, फिर सीधा निकल गया। जहाँ पे चूंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के मॉलिक्यूल थे, तो वहां पर टकरा के सीधे निकल गई। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था। क्या था? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अब क्या हुआ, इसी बीच उन्होंने फोर्सिप्स चिमटी से उस मॉलिक्यूल के देखा कि चेक किया तो कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ प्रॉब्लम है। जब घोलने पर चेक किया तब भी लाइट पानी में वो डाइवर्ट कर रही थी लेफ्ट और राइट में। तो उन्होंने क्या किया, कोई फोर्सिप्स से ले लेकर, बड़ा ही डिफिकल्ट काम रहा होगा, उन्होंने इस पीपीएल लाइन को एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में डाला। और अनसिमेट्रिकल, वहां तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल डाला था, यहाँ पर क्या है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में डाला, और ये पता लगाने का प्रयास किया कि ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ ऐसा जिससे कि लाइट रोटेट कर गई यहाँ पर
पीपीएल लाइन जो है वो रोटेशन हो गया यहाँ पर, तो पता लगाने का प्रयास किया उन्होंने। तो जरा देखे ध्यान से, यहाँ पर ये है, यहाँ पर छोटे बड़े अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का उन्होंने यहाँ पर दिया। तो ये लाइट जब यहाँ से गई और यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद यहाँ मॉलिक्यूल पर गई, और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पर आई और सीधा यहाँ से गैप मिला, उसको निकल गई। ये क्या था? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल ले सकते हैं पीपीएल लाइन, तो उसमें दूसरा देखा कि भाई यहाँ पर गए मॉलिक्यूल, इस साइड कुछ थे तो छोटे बड़े थे, यहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर छोटे, यहाँ पर बड़े छोटे मॉलिक्यूल। यहाँ पर गई, टकराने के बाद यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर ये किया, टकराया, तो ये ऐसे करके इधर निकल गई। मतलब ये भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था, ये भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था यहाँ पर। तो टकराने के बाद इधर निकल गई, हो सकता है लेफ्ट में या तो राइट में। क्या था? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था। ठीक है। इस वाले को जो निकोल प्रिज्म है, इसका नाम पोलराइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजर। चल, इन्होंने फिर एक लैब में जाकर के पोटेशियम टाइट्रेट पर स्टडी किया और जानने का प्रयास किया कि कुछ लाइट ऐसी होती हैं जो लेफ्ट रोटेट होती हैं, कुछ लाइट ऐसी होती हैं जो राइट में रोटेशन होता है। तो कुछ लाइट लेफ्ट निकल जाती है, कुछ यहाँ पर लेफ्ट। तो उन्होंने कहा कि एक अपनी थ्योरम लिखी हो। थ्योरम में क्या लिखा कि मॉलिक्यूल में अगर अनसिमेट्री प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल अगर अनसिमेट्रिकल है, तो वो कंपाउंड को या तो लेफ्ट साइड में रोटेट कर देगा या तो राइट साइड में रोटेट कर देगा। तो वो जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक सिमेट्री जिम्मेदार है। सिमेट्री, और क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, इसको बताएंगे अभी आपको। सिमेट्री जिम्मेदार है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो या लीवो रोटेट कर गया। आपने पढ़ा होगा पोटेशियम टार्टेरेट, टार्टेरिक, पोटेशियम टार्टेरिक एसिड, पोटेशियम टार्टेरिक एसिड, पोटेशियम टार्टेरिक एसिड, पोटेशियम टार्टरे लिख देते हैं। इसी कंपाउंड को उन्होंने टार्टेरेट एसिड इमली से बनाया था। इमली में आपको पता टार्टेरिक एसिड तो खट्टे चीजों में पाई जाती है, तो इमली से पहले रिसर्च लैब में जाने से पहले रिसर्च इमली के प्लांट से निकाल किया था। वहां पर पोलराइजर और डाला। लेकिन आप कभी डी और एल फॉर्म बता नहीं सकते बेटा, आप कभी डी और एल फॉर्म को बता नहीं सकते हो। आइए, अब आता है इसके बाद उन्होंने एक बात लिखी, कायरल सेंटर। अब क्या आता है? कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है बेटा? कहता है कि कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिडाइज क्या बोलते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 एटम which have different four group। ऐसा कोई sp3 एटम हो जो जो sp3 हाइब्रिडाइज भी और 4 डिफरेंट ग्रुप हो, तो उसे क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर बोलते हैं। कई लोग उसको बोलते हैं चिराल सेंटर बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं, जो जो भी आपको बोलना बोल सकते हो। ठीक है। लेकिन एक क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए बेटा। एक बात तो ये। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये की थी कि वो क्या बोलते हैं, ये अमाइन जो होता है ना, अमाइन है डिफरेंट ग्रुप, बाद में भी आएगा, फिर लिखाऊंगा आपको। डिफरेंट ग्रुप बट ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। 3 डिग्री अमाइन जो होता है, अमाइन का मतलब 3 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन है डिफरेंट ग्रुप बट ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बेटा। वो क्यों होता है सब बताऊंगा आपको, रीजन बताऊंगा आपको। तो मेन तो यह है कि आपको ध्यान देना है कि 4sp3 हाइब्रिडाइज ग्रुप। अब आता है दो बातें और है कि सर कायरल सेंटर और कायरल कार्बन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कायरल सेंटर और एक है कायरल कार्बन? क्या डिफरेंस जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। अगर मान लो कोई एटम है, मान लीजिए जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर OH लगाया, इस पर H है, इस पर क्या SH है और यहाँ पर NH2 है। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यही तो है। अब ये 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो ये क्या कहलाएगा? कायरल सेंटर कहलाएगा। यहाँ पर कार्बन के अलावा कुछ भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कार्बन सेंटर है,
इसीलिए क्या कहलाएगा ये, कायरल कार्बन भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन। अगर जिस एटम की बात कर रहे हैं, जिस एटम की बात कर रहे हैं, sp3 अगर एटम अगर कार्बन है तो वो कायरल कार्बन कहलाएगा। और कार्बन हो या कुछ भी हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, फॉस्फोरस, कुछ भी, कोई भी एटम हो, तो वो सब के अंदर किसके अंदर आएगा, कायरल सेंटर के अंदर आएगा बेटा। क्या किसके अंदर आएगा, कायरल सेंटर के अंदर आएगा। ठीक है, आइए आइए हम लोग डिस्कस करें बेटा, आइए डिस्कस करें पहला जो क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से, क्या इस, अब देखो 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। मान लो मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो बेटा। देखो मैंने ईटी कर दिया, यहाँ पर H कर दिया, यहाँ पर Cl कर दिया, यहाँ पर Br कर दिया। देखो क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, क्या ये 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो क्या इसके अंदर कायरल सेंटर है, बिल्कुल है कायरल सेंटर, क्या दिक्कत। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ET है, C है और T कर दिया इस पर, एक ये भी एक ग्रुप होता है। यहाँ पर जरा देखो एक मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल लगा दिया, तो ये भी एक कायरल सेंटर हो गया। देखो 4 डिफरेंट ग्रुप है, कायरल सेंटर। तीसरा जरा देखो नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसको एक लोवेस्ट ग्रुप मानते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ET, Me और H, इसके अंदर भी एक कायरल सेंटर है, इसके अंदर भी क्या है, एक कायरल सेंटर। आइए हम लिखते जाएं और बताएं कि किसके अंदर कायरल सेंटर है या नहीं है। ये आपको बताना बेटा, ये आपको बताना है कि कायरल सेंटर है या नहीं है, ये आपको बताना। आइए चौथा क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। सभी बच्चे बताएंगे बेटा कि कायरल सेंटर है या नहीं है। चलो सभी बच्चे बताएंगे इसको। बिल्कुल कायरल सेंटर है, देखो यहाँ पर चेक करो, sp3 हाइब्रिडाइज है, कायरल सेंटर है, बिल्कुल ठीक बात है। अगला जरा मुझे बताएं, ये देखो OH लगा दिया, यहाँ भी कायरल सेंटर है कि नहीं। आपने ग्लिसरल डिहाइड का नाम सुना होगा, आप ग्लूकोज में पढ़ते हो, यहाँ पर कार्बन बेटा, ये OH और H है, इधर क्या है, ये CH2OH है, ये भी एक कायरल सेंटर है, sp3 और कायरल सेंटर है कि नहीं, यहाँ पर कायरल सेंटर है बेटा, CC है कि नहीं। चलो सातवां एग्जाम्पल है, आइए जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर डाई ऑल, यहाँ पर भी कायरल सेंटर है। जरा चेक करो बेटा, कायरल सेंटर है कि नहीं, जरा देखो ध्यान से, मैं चेक करता हूँ, जरा देखो, जरा देखिए, यहाँ पर H लगा देता हूँ, 1 2 3, 1 2 और 3, यही तो है भाई। 4 डिफरेंट ग्रुप है, चेक कर लीजिए भाई। अगर इसका लोगे तो ये 3 डिफरेंट है, ये चौथा ग्रुप ये पूरा हो जाएगा। और इस कार्बन को लोगे तो 1 2 3 ये और चौथा ग्रुप ये हो जाएगा, तो 2 कार्बन सेंटर है। इसके पास भी क्या है, 2 कार्बन सेंटर। आठवां क्वेश्चन देखो बेटा, आप सब बताएंगे, जरा देखो ध्यान से, आप जरा मुझे बताइए कि ये कायरल सेंटर है या नहीं है। ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। अब आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 मिथाइल, कितने कायरल सेंटर बेटा, इस पर हाइड्रोजन लगा दीजिए और इस पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो यहाँ दो देखो, इधर जाओगे तो यहाँ पर देखो CH2 है और यहाँ पर CHMe लगा हुआ, डिफरेंट हो गया, 2 डिफरेंट थे, एक सेंटर तो ये हो गया और एक सेंटर ये हो गया, 2 कायरल सेंटर हो गया, 2 CC हो गए यहाँ पर, है कि नहीं, 2 कायरल सेंटर हो गए, है कि नहीं बेटा। देखो ध्यान से आप, अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितने नंबर हो गए थे यहाँ पर, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर 8 9, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर H ये लिख दिया है, OH लिख दिया है, Cl लिख दिया है, CH3 जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर है कि नहीं, ये इससे आप टर्शियरी ग्रुप लग गया है, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अब आप जरा देखो कितने, यहाँ तो कोई होगा नहीं है इस वाले पर, लेकिन कहाँ कहाँ पर कायरल सेंटर होगा, कायरल सेंटर कहाँ पर होगा, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर कायरल सेंटर कहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर यही तो है, एक सेंटर यहाँ पर और एक सेंटर यहाँ पर, 2 कायरल सेंटर है कि नहीं, 2 कायरल सेंटर है यहाँ पर, देखिए जरा ध्यान से, है कि नहीं। चलो आइए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, आप सभी बताएंगे मेरे को। ये PH है, ये OH है, ये H है, ये PH है और यहाँ पर CH3,
आप ध्यान से करें, सब आपको समझ में आएगा, सभी समझ में आएगा, सभी आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। तो एक जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कायरल सेंटर है, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कायरल सेंटर है कि नहीं, जरा देखो ध्यान से, है कि नहीं, यहाँ पर ये कायरल सेंटर, क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर कायरल सेंटर है कि नहीं। आज मैं इतना बढ़िया आपको करवा दूंगा बेटा ना, कि आप MS चौहान कर रहे हो, हिमांशु पांडे कर रहे हो, और कोई भी टंडन किताब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कायरल सेंटर निकाले हैं, आप IIT एडवांस की PYQs कर रहे हैं, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आज मैं गारंटी आपने इतना करा दूंगा आपको, इतना करा दूंगा आपको, यहाँ पर ये निकालना आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, कि यहाँ पर खतरनाक तरीके से क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आइए, कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा, 11th नंबर, 11th नंबर, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यही तो है। इसमें 4 कारल सेंटर बेटा, ये पूछा गया आपके IIT JEE एग्जाम में पूछा गया है, 4 कारल सेंटर, देखो चेक करो, 4 कारल सेंटर है, 4 काउंट लो, 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ है। अगर इसका साइक्लिक हम बनाना भी सिखाएंगे, आगे चल के आएगा आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन का चेंज कैसे हो जाता है, वहां पर चेंज कैसे हो जाता है क्वेश्चन बेटा। तो मैं अल्फा और बीटा फॉर्म नहीं बना रहा हूँ अभी, तो मैं सबको सिंपल समझा रहा हूँ। यहाँ पर H और OH लगा रहता है, मैं ऊपर लाइन का मतलब ऊपर नीचे जा सकता है ये, और ये तो फिक्स रहता है। मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के, आपको ये सिखाऊंगा, आपको घबराने की बात नहीं कि ये कैसे आ गया, यहाँ पर कैसे आया, ये सब सब बातें बताई जाएगी आपको, उसकी ट्रिक सिखाई जाएगी पूरा। और यहाँ पर, और यहाँ पर H कैसे आया, या CH2OH कैसे आया, ये सब सारी बातें पूछी जाएगी। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर कायरल सेंटर 5, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कंपेरिजन कर रहा हूँ, कि यहाँ पर 4 कायरल सेंटर, ये भी JEE के अंदर पूछा गया। और यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 कायरल सेंटर हो जाएंगे, 5 कायरल सेंटर, क्या हो जाएंगे, 5 कायरल सेंटर, ठीक है, 5 कायरल सेंटर। समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है, समझ में आ रही बात की, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, 5 कायरल सेंटर, ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ पर, क्लियर है, समझ में आ गई बात है, क्लियर। चलिए आइए, 12 नंबर, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आपका पसंदीदा, आपने नाम सुना होगा, फ्रक्टोज का नाम सुना होगा बेटा, क्या नाम सुना होगा, फ्रक्टोज का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना, सुना है कि नहीं सुना नाम, जग सुना सुना लगे, है ये नहीं, गाना सुनते नहीं, जग सुना सुना लगे, सुना है कि नहीं। जरा देखो ध्यान से, कितने कार सेंटर बेटा, यहाँ पर एक कार सेंटर को, H और OH को ओपन करोगे, 2 कारल सेंटर, 3 कारल सेंटर, H को और OH को ओपन कर लो तो 1 2 3 कारल सेंटर, यहाँ पर कितना लिखोगे, 3cc बेटा, 3 कारल सेंटर है। लेकिन अगर इसी का साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसको इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज बोलते हैं बेटा, इसको फ्यूरानोज बोलते हैं। अब आपको सब सिखाऊंगा, आपके चल के आगे इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, जैसे हमें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाना है तो आपको सिखाऊंगा, यहीं पर सिखा दूंगा कि एपीमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है, अल्फा फॉर्म क्या होता है, बीटा फॉर्म क्या होता है, तो वो सब बताऊंगा आपको कि नहीं। तो आप बिल्कुल परेशान ना, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें, घबराने की बात नहीं आपको, है ना। ये इस लाइन का मतलब ऊपर नीचे दोनों जा सकता है, ये वाली जो ये इस पर अटैक करेगा, ये अटैक करता है इस पर, ये जाकर अटैक करता है। तो अभी तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये बीटा फॉर्म कहलाता है बेसिकली, लेकिन ये सब बताऊंगा आपको, जरूरत नहीं है अभी समझने की। तो ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको हॉवर्ड प्रोजेक्शन बोलते हैं। और इस इधर ये यहाँ पर OH रहता है, ये H रहता है, यहाँ पर ये OH रहता है, और यहाँ पर ये H रहता है। इस पे जरा देखिए कार्य सेंटर कितने हैं, आइए इस पर देखते हैं कार्य सेंटर कितने, एक कार्य सेंटर यहाँ पर है, एक कार्य सेंटर यहाँ पर है, एक कार्य सेंटर यहाँ पर है, और एक कार्य सेंटर यहाँ। तो बड़ी सावधानी से आपको JEE और नीट क्वेश्चनों में ध्यान रखना है कि कार्य सेंटर साइक्लिक और ओपन चेन में अलग अलग आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 कार्य सेंटर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 कायरल सेंटर। एक ग्लूकोज का भाई मैनोज होता है, वहां पे 4 होते हैं, चाहे साइकिल यहाँ पर 5 जाएंगे, वो सिर्फ सेकंड पोजीशन पर इसका ये H और OH इधर आ जाए तो वो मनोज कहलाता है, मैनोज को मनोज हम बोलते हैं। और चौथे नंबर पर ये OH इधर जाए और यहाँ पर H आ जाए
तो उसको गैलेक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्टो 1 2 3 4 इस नंबर पे, इसको एच को इधर भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, उसको गैलेक्टोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज, मेनोज और गैलेक्टोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आगे चल के, जिससे कि आपको उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि ओपन स्ट्रक्चर, ओपन चेन, ओपन चेन स्ट्रक्चर, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे मेनोज हो, चाहे वहां पर गैलेक्टोज हो, तीनों में जरा देखे ध्यान से, यहां पर तीनों में 4 कायरल सेंटर पाए जाते हैं। 4 कायरल सेंटर पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसी का साइक्लिक ले लिया जाए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये तीनों का साइक्लिक लिया जाए, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ किसका? ग्लूकोज का, मनोज भाई का और गैलेक्टोज का, इसमें 5 कायरल सेंटर पाए जाएंगे। अब आपको दिक्कत खत्म, लफड़ा खत्म। ठीक है, कितने सेंटर पाए जाएंगे? 5 पाए जाएंगे बेटा। क्या हो जाएगा? 5 कायरल सेंटर पाए जाएंगे, 5 कायरल सेंटर। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 तक पहुंच गए बेटा, 15 पर आते हैं, जरा देखो ध्यान से। एक बात बहुत आपको ध्यान रखनी है, जैसे मान लो कि मैंने ये CH2 दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ। तो आपको पता है कि लोन पेयर भी एक ग्रुप होता है, तो ये एक कायरल सेंटर होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये 1 कायरल सेंटर है, यही तो है sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, अगर इसी को यहाँ पर ये कर दिया जाए, रिंग कॉन्जुगेट कर दिया जाए, इसी पर कॉन्जुगेट कर दिया जाए, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर ऐसे किया गया और यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो जाए और ये मिथाइल लगा हुआ, जरा देखो ध्यान से, ये वाला इधर चला जाएगा, तो लोन पेयर खत्म हो गया बेटा, लोन पेयर खत्म हो गया। अब ये क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। आपको पता है कि अगर किसी हेटेरो एटम का लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है तो हाइब्रिडाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यही तो है, हाइब्रिडाइज में नहीं काउंट करेंगे उसको, यही तो है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये क्या होगा? ए कायरल, क्या बोलते हैं? आ कायरल। क्या नाम बोलेंगे इसको? कायरल नहीं बेटा, यहाँ पर लिख लीजिए कहीं पर कि अगर हेट्रो एटम, नाइट्रोजन एटम या किसी एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में शामिल हो जाए, डिलोकलाइज में शामिल हो जाए, तो कभी वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होगा, वो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। वो क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो वह एक कायरल कहलाएगा, कायरल नहीं कहलाएगा बेटा, लोन पेयर डिलोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे इसको? लोन पेयर, लोन पेयर डी लोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे? डिलोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे? लोन पेयर डिलोकलाइज्ड। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? लोन पेयर डिलोकलाइज्ड। ठीक है, 17 क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा आप सबको करने के लिए। आप सब बताएं यहाँ पर कितने कायरल सेंटर, जरा ध्यान से करें, यहाँ मिथाइल लगा दिया है और सावधानी से काउंटिंग करेंगे इसकी। बड़ी रिंग इसलिए बना रहा हूं कि आपको दिखाई पड़े ना, इसलिए मैं बड़ी रिंग बनाने का प्रयास कर रहा हूं। दे, चल, ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखो ध्यान से, कितने कायरल सेंटर हो, आप जरा काउंट करें तो ये आपको पता चलेगा। एक तो कायरल सेंटर ये होगा बेटा, यही तो, इस पर H होगा, हाइड्रोजन होगा, इस पर भी H लगा होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर H, ये तो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, देखो ये भूल जाते हैं, H लगाना ही भूल जाते हैं, चौथा ग्रुप काउंट ही नहीं कर पाते, इसीलिए दिक्कत करते हैं यहाँ पर ये, इसीलिए बच्चों की गलती हो जाती है यहाँ पर, ये देखो, है कि नहीं? आइए जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर ये कायरल सेंटर है, 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 और ये भी देखो, इस पर हाइड्रोजन होगा बेटा, ये भी कायरल सेंटर है,
और ये भी एक कायरल सेंटर है। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आएंगे? 9 कायरल सेंटर। आप वीडियो को पॉज करके सब लोग फिर से स्ट्रक्चर निकाल लें, फिर से स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, और सभी बच्चे करें इसको, कायरल सेंटर काउंट करें बेटा, कितने कायरल सेंटर है। चलो अगला एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, फिर एक बड़ा क्वेश्चन है आईटी एडवांस का। यहाँ पर मिथाइल लगा दिया है और यहाँ पर OH लगा दिया है, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है, डे है, ये है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर CH2 और CH3 है बेटा, और यहाँ पर ये CH3 है, इस पर क्या है? ये Cl है, ठीक है। समझ में आ रही बात? सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। इस पर हमने लगा दिया है क्लोरीन, इस पर लगा दिया है सल्फर। चल अब आपके लिए और आसान हो गया। पहले तो हाइड्रोजन लगा लीजिए, आप खुद देखिए कार्य सेंटर कहाँ कहाँ होगा। एक यहाँ पर होगा, आई थिंक देख लीजिए, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर कार्य सेंटर 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 होगा। उसके बाद यहाँ पर भी एक कार्य सेंटर बेटा, यहाँ पर भी एक कार्य सेंटर, चेक करें, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा एक। उसके बाद जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी एक कार्य सेंटर होगा बेटा, यहाँ पर, और एक नाइट्रोजन वाला भी लोन पेयर वाला, कॉन्जुगेशन में तो है नहीं, रेजोनेंस में तो शामिल है नहीं, तो यहाँ पर भी एक कार्बन सेंटर हो। ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है बेटा, एडवांस लाइक क्वेश्चन। आप देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने? 11 कायरल सेंटर। अगर यहाँ पे पूछे कि कायरल कार्बन कितने, देखो सारे सेंटर पर देखो कार्बन है, देखो सभी सेंटर पर एक जगह पर क्या नाइट्रोजन है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर? 10। क्या लिखोगे? 10 यहाँ पर बेटा, क्या लिखोगे? 10 कायरल कार्बन। क्या लिखोगे? 10 कायरल कार्बन। बस कार्बन तो 10 जगह पर है। अगर आपसे पूछ ले तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, इसके अंदर कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर बेटा, एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं यार, एकदम बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन आप कर गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा बेटा। कार्य सेंटर निकालना आई थिंक आ गया आपको, आई थिंक आप सबको आ गया है कार्य सेंटर निकालना। आई थिंक देखो यही sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और डिफरेंट ग्रुप भी है इस पर, यही है sp3 हाइब्रिडाइज, यही तो है। एक कारल सेंटर है, 1 कारल सेंटर है बेटा, यहाँ पर एक कारल सेंटर है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, है कि नहीं। जरा देखो, ऐसे ही क्या बोलते हैं, अमीन ले लेते हैं एग्जाम्पल, अमीन लेते हैं बेटा, यहाँ पर ये CH2 ग्लाइसिन का एग्जाम्पल है, ये H और H, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कोई कारल सेंटर नहीं है, एक कायरल है ये, कोई कारल सेंटर नहीं है, क्योंकि दो ग्रुप यहाँ पर सेम हो गए, देखो दोनों हाइड्रोजन है कि नहीं। लेकिन एलानिन अगर ले लें हम, इसको एलानिन बोलते हैं, ये क्या है? ग्लाइसिन था बेटा, यहाँ पर याद करो, ग्लाइसिन क्या होती है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, कोई भी कारल सेंटर नहीं होता, ये अमीनो एसिड है, ये क्या है? अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? CH3 है, यहाँ पर H है, यहाँ पर ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 डिफरेंट ग्रुप है, क्या हो जाएगा? 4 डिफरेंट ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज, क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर। क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? कितना बढ़िया क्वेश्चन यार, कितना एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि नहीं है। सभी बच्चों से एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज एटम होना चाहिए और उसका 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, वो सभी क्या कहलाएंगे? कायरल सेंटर कहलाएंगे। आपको ध्यान रखना बेटा, 21 क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर 21 हो गया, 22 क्वेश्चन है ये, 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन जरा देखिए क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है
डबल बॉन्ड, इस पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर लोन पेयर, इधर ईटी, और यहाँ पर क्या है, मिथाइल। जरा बताओ कितने कार्बन सेंटर हैं? 23। इधर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, इधर क्या है, ये CH2 CH3 है, और यहाँ पर ये H है। देखो ऊपर वाले में कितने कार्बन सेंटर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो हो ही नहीं सकता, ये वाला ये बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बेटा, ये ऐसे बन के आएगा। आपको रेजोनेंस बताएंगे आपको, अगर यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये O माइनस है कि नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, N के ऊपर प्लस है, ये क्या है, ET है, इधर क्या है, ये मिथाइल। यही तो है, यही तो, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, यही है कि जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यही तो है यहाँ पर, क्लियर है। अब देखो कोई है ही नहीं sp3 है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ये भी सब है, तो नो कायरल सेंटर। क्या बोलोगे, नो ए कायर लिख दो, क्या बोलोगे इसको, ए कायरल, ये ए कायरल बेटा, ये क्या है, ए कायरल, ये लिख दिया हमने यहाँ पर ए कायरल, ठीक है। और अगले वाले में जरा देखो ध्यान से, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, और एक ग्रुप ये हो गया, है कि नहीं, एक ग्रुप ये हो गया, लेकिन इसको बोलते हैं एडी। एडी मतलब आंखों से धोखा। आपको पता है कि सारा कमाल तो आंखों का धोखा होता है। आप अभी देखो बच्चे क्या करते हैं, क्लास में एनएसपी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। एनएसपी मतलब नयन सुख की प्राप्ति, एनएसपी का मतलब नयन सुख की प्राप्ति। अब एनएसपी करते रहते हैं, वहां भी तो आंखों का धोखा ही है, पूरा आंखों का धोखा ही है। देखो ये बेटा, ये भी ईटी ग्रुप, इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, हमने जानबूझ के चेंज कर दिया, आंखों से धोखा कर दिया, तो ये एक कायरल है। जाते जाते हमने आखिरी करते करते लेक्चर को हमने ये इसमें एक कायरल के बारे में बताया, और कि यहाँ पर ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा लेक्चर था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। मैंने आज आपको कायरल सेंटर के बारे में बताया। अगली क्लास में हम आपको आरएस निकालना सिखाएंगे, कायरलिटी क्या होती है वो बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे इन क्लासेस को, अगर आपने इसके पीछे प्रीवियस की वीडियो नहीं देखे तो आपको सभी वीडियो देखनी है, सभी वीडियो देखनी है। चेन आइसोमेरिज्म के पोजीशन के सब सारे वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, आप सभी वीडियो आपको देखनी है बेटा, ठीक है। समझ में आ रही बात सबको कि नहीं बेटा, सबको बात क्लियर है? चलिए चलिए, तो लेते हैं आपसे विदा, लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब काफ़ी मैंने कायरल सेंटर आपको निकलवा दिया है, और खूब सारे कायरल आप जाके देखिएगा। IIT एडवांस तक के जितने भी प्रॉब्लम, अभी PY QS में आप जाके जितने भी एडवांस के क्वेश्चन आए हों, कायरल सेंटर निकालना, एस्ट्रोजेनिक सेंटर निकालना, तो सब आप काउंट कर लीजिएगा। sp3 हाइब्रिडाइज विद 4 डिफरेंट ग्रुप। आप देखो इस तरह के क्वेश्चन एक IIT एडवांस अभी 1 साल पहले ही आया था, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था, यहाँ पर ये क्वेश्चन था, तो मतलब कि हाउ मेनी कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर पूछा हुआ था, ऐसे करके क्वेश्चन था, और यहाँ पर डबल बांड लगा हुआ था, यहाँ पर ओ था, जैसे कि कोई जेई एडवांस का क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जेई एडवांस का ऐसे ही क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर नीचे देख लेना, देख लेना जरा से। तो एक तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक सेंटर यहाँ पर बेटा, एक कायरल सेंटर यहाँ पर है, ये एडवांस का क्वेश्चन अभी 1-2 साल पहले का, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, ये 3 कायरल सेंटर है और कहीं पर नहीं है, तो 3 कायरल सेंटर है, एडवांस का क्वेश्चन है, कायरल सेंटर है कि नहीं। तो आप सिंपल से कर सकते हो, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वो आप निकाल सकते हो। अभी जो 22 में जो क्वेश्चन आया वो भी मैं करा सकता हूँ, चाहे तो आप उसको निकाल सकते हो, कर सकते हो एडवांस में, ठीक है, ठीक है। समझ में आगे बात की नहीं, क्लियर है, समझ में आगे बात की नहीं। वो भी आप 22 वाला देख लेना कि वो सेंटर निकला हुआ है, स्टूडेंट सेंटर निकला हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर लिखना हुआ काम से। समझ में आ रही बात की नहीं। तो चलिए, अब आपने आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, और आप अब मैं आई थिंक कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और जितने भी आपके पास, अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, MS चौहान कर रहे हैं, या हिमांशु पांडे कर रहे हैं, बंसल की शीट कर रहे हैं, एलन की शीट कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को, लेक्चर को देखें, और सारी सीट आपसे सॉल्व हो जाएगी। मैं आपसे गारंटी प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप एलन की सीट सॉल्व कर रहे हैं, बंसल की सीट सॉल्व कर रहे हैं, MS चौहान कर रहे हैं, हिमांशु पांडे कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो लेक्चर को देखिए, गारंटी के साथ में क्वेश्चन पूरा सॉल्व करो, गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, चैलेंजिंग कह रहा हूँ, गारंटी के साथ में, ठीक है। समझ हमारी बात नहीं, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में RS कॉन्फ़िगरेशन और एक्सेस ऑफ सिमेट्री के लिए।